हिमांशु, सागर यादव 123, गरिमा, मुस्कान, नेहा रोल नंबर 2, स्नेहा रोल नंबर 3, कुणाल रोल नंबर 4, नेहा गोयल रोल नंबर 5, लकीता रोल नंबर 6, रितु रोल नंबर 7, तनीषा रोल नंबर 8, ज्योति रोल नंबर 10, सोनू रोल नंबर 12, रविंदर रोल नंबर 14, दीपांशी रोल नंबर 15, आदित्य, यस सर, प्राची रोल नंबर 18, दिव्या दैया रोल नंबर 21, भूपेंद्र 22, हिमानी 23, प्रिया यस सर 24, नीतिका 25, तनु शर्मा यस सर 26, प्रिया 29, पायल यस 30, सोनिका 31, तनु 33, मीनाक्षी, यस सर रेणु जाखड़ 34, 35, शिवानी 37, खुशी यस सर 40, विशु 41, कनिष्का 43, दिव्या 44, विकास 45, नैन्सी 46, कोमल यस सर 47, अंशु यस सर 48, रवि 50, तुषार 52, हर्ष बुधवार 53, विनीत 56, मुस्कान 54, मुस्कान 55, काजल यस 57, मनीषा यस सर 58, मयंक 60, हर्ष 61, गौरव 62, सीमा 66, पीयूष यस सर, 67, प्रीति 69, निखिल 74, कीर्ति 75, प्रियांशु मलिक। हो गई सभी की अटेंडेंस? पेंडिंग तो नहीं किसी की? बेटा कल हमने आपको करवाया था एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस की इंट्रोडक्शन के बाद जो आपकी पहली स्टेप होती है जिसका नाम क्या था? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने ये देखा कि जो एंड प्रोडक्ट बना था वो आपका क्या था? पायरुवेट था, आपका पायरुविक एसिड बनता है वहां पे। तो जो पायरुविक एसिड बना अब आगे होगा क्या, उसका फेट क्या होगा, किस डायरेक्शन में वो जाएगा, जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो उन्हीं फर्दर स्टेप्स को अब हमें आज पढ़ना, उन्हीं को हमें सीखना है। और साथ ही साथ कल आपने एक चीज और भी नोट डाउन कर ली होगी घर पे, जो आपने काम किया होगा कि जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चली थी उसके दौरान आपने काउंट कर लिया होगा कि कितने एटीपी यूज हुए, कितने एटीपी आपके प्रोड्यूस हुए और नेट एटीपी कितने प्रोड्यूस हो गए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान। उस चीज को भी अभी आप अपनी जो आप नोट्स बना के लेके आए हैं उनके अंदर कैलकुलेट किए हुए रखना। और जैसे ही आपकी जैसे क्लास चलेगी उसके दौरान हम आपसे वो बात पूछ लेंगे। तो आपको पहले ही बता दिया कि हम आपसे क्या पूछने वाले हैं, तो उस चीज को पहले आप कैलकुलेट करके रखेंगे। ठीक हो गया? तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन दो हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट। तो वो दो डायरेक्शन क्या होंगी?
उनमें से एक डायरेक्शन आपकी क्रेब साइकिल की तरफ भी जा सकती है और दूसरी क्या फर्मेंटेशन की तरफ। तो उन चीजों को अभी हम डिस्कस करें। जैसे ये बातें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं इन ब्रीफ के, जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी, एनर्जी की जरूरत ही क्यों होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी लाइफ के अंदर जो चलती हैं उनको आपके यूनिफॉर्म वे में ताकि वो चलती रहे, इसीलिए हमें डिफरेंट डेली एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो डिफरेंट एक्टिविटीज आपके सामने हैं। और एनर्जी जो स्टोर होती है जैसे मैंने बताया था एटीपी की फॉर्म में ही होगी। फेवरेट सबस्ट्रेट आपका ग्लूकोज ही है। अदर सबस्ट्रेट कल बताया था जैसे आपके फैट और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। और एम्फीबोलिक ये पाथवे है आपका, कौन, जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद ये एक फ्लो चार्ट है आपके सामने जिसमें आपने देखा कि स्टार्टिंग जो मटेरियल होता है वो ग्लूकोज है, क्योंकि फेवरेट सबस्ट्रेट यही है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जब ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस चली तो उसके दौरान आपने क्या देखा कि जो एटीपी है वो कितने प्रोड्यूस होंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, मैं आपसे पूछूंगा जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, आपको ये ध्यान रखना और बताना भी है कि व्हाई दैट पर्टिकुलर आंसर इज हियर, कि वो आंसर आया क्यों। तो आप बताएंगे कि इतने एटीपी यूज हुए, इतने प्रोड्यूस हुए, आपके पूरे चार्ट के अंदर वो चीज आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फेट ऑफ पायरिक एसिड, जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। अगर ऑक्सीजन है या नहीं है, आपने देखा था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि वेदर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट और नॉट। ऑक्सीजन है या नहीं है, हो या ना हो, आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हमेशा ही एनाएरोबिक पाथवे में ही चलती है, ऐसा आपको बताया गया था। लेकिन अब ऑक्सीजन है या नहीं उसका फर्क पड़ेगा फर्दर स्टेप्स के ऊपर। अगर ऑक्सीजन है तो आपकी किधर जाएगी वो प्रोसेस, क्रेब साइकिल की तरफ। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या चलेगी यहाँ पे, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन भी कौन सी, ऑन द बेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म दैट द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और द एल्कोहलिक। और जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो फिर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना था, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड था जो कि पायरवेट था, जिसके 2 मोल बने थे, क्योंकि कार्बन जो ग्लूकोज था वो एक 6 कार्बन कंपाउंड था और उसके बाद 2 मोल ही बनने थे, और जो 2 मोल बने वो पायरवेट के थे। वो पायरवेट के 2 मोल ऑफ फर्दर जो इन्वॉल्व होंगे कहां पे, साइटोप्लाज्म से कहां पे एंट्री होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहां पर 2 एटीपी यूज हो जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। बोलो किसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। देखो 2 टाइप के सेल होते हैं, 2 टाइप के, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक यूकैरियोट्स होते हैं। तो बातें हमारे यहाँ पे यूकैरियोट्स की फिलहाल चली हुई है। तो यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करते वक्त, क्योंकि आपका जो ये बना है यहाँ पे पायरवेट, क्योंकि फर्दर स्टेप में इसको इन्वॉल्व होना है, तो उस वक्त 2 एटीपी यूज हो जाते हैं। और जो 2 एटीपी यूज होते हैं तो उस वक्त क्या चली प्रोसेस, और वो फिर पायरवेट किस में हो गया चेंज। तो वो कंपाउंड बोलो कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कल आपने देखा था कि जब हमने ये बताया था कि अदर सुटेबल सबस्ट्रेट और कौन कौन से हो सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, तो उस वक्त आपने देखा था जो और अदर सबस्ट्रेट हो सकते हैं वो कौन कौन से थे आपके, या तो फैट या प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो उसमें आपने देखा था, जैसे आपने चाहे प्रोटीन में देखा हो, चाहे दूसरे आपके जैसे फैट 2 हिस्सों में टूट गए थे, एक ग्लिसरॉल में और एक दूसरा फैटी एसिड के अंदर। तो आपने देखा था जो फैटी एसिड की जब एंट्री होती है वो आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू होती है। ऐसे ही आपने देखा था कि जो एमिनो एसिड की जब एंट्री होती है तो वो भी 2 तरीके से होती थी। वो पायरविक एसिड के थ्रू भी हो सकती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू भी होती है, और कुछ एमिनो एसिड ऐसी जिसके और दूसरे इंटरमीडिएट के थ्रू भी हो जाती है। ऐसा कल हमने डिस्कस किया था। तो उसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए कि वो नाम हमने पहले से सुन रखा है, तो आपने देखा कि अब यहाँ पे जो पायरवेट है, बोलो किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और CO2 बोलो क्या होती है यहाँ पे, प्रोड्यूस हो जाती है। प्लस एक आपकी एनर्जी भी क्या होती है, प्रोड्यूस, लेकिन किस फॉर्म में, NADPH की फॉर्म में, या NADH आप कह देते हैं। और कंपाउंड कौन बनता है बोलो, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है आपकी जो दूसरी यूनिट है अलग से आपके कोएंजाइम्स वाली, वहां पे भी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी आप इसको देख पाएंगे, इनको याद करेंगे आप वहां पे अलग से। वहां पे आपकी देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो चीज अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इनका देखो फायदा क्या होता है। यहाँ पे आप देखो अलग अलग नाम सुनेंगे, यहाँ पे अलग अलग इंटरमीडिएट के नाम सुनने वाले हैं जो आपने देखे भी हैं। ग्लाइकोलाइसिस में इंटरमीडिएट्स के नाम आपने देखे, आपने उसके दौरान इंजाइम को इंजाइम के नाम आपने देखे, कौन को फैक्टर्स के नाम आपने देखे, कहीं पे मैग्नीशियम आयन आ गया एंड सो आपने देखा ऐसा। तो क्या होगा कि जो दूसरा टॉपिक होता है ना आपका, जो इंजाइम को इंजाइम वाली जो यूनिट होती है, तो वहां पे इंजाइम और को इंजाइम के बारे में ये कहा जाता है कि इसके एप्लीकेशन पार्ट बताएं कि इंजाइम को इंजाइम कहां पे होता है यूज।
तो अगर मान लीजिए उसके बारे में आ गया और कोई लेंदी सा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, उस एंजाइम को, एंजाइम की सिलेबस में जो आपके स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तो आप ड्रा कर ही देते हैं, लेकिन जब उसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में आप बता देते हैं तो एक तो होता है क्रैमिंग। क्रैमिंग मीन्स आपने देख नहीं रखी वो प्रोसेस जहां पे उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपने वो प्रोसेस देख रखी हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं इस एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस को, और इसमें वो नाम आपके सामने अब आ भी रहे हैं, तो जब नाम आएंगे तो आपका दिमाग क्लिक करेगा ना कि हाँ इसकी एप्लीकेशन ये है, ये वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान उस स्टेप में होता है यूज। फिर आप जब एग्जांपल के तौर पे आप लिखेंगे तो वहां पे वो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ये स्टेप भी लिख सकते हैं, ये था इंटरमीडिएट और ये जब इसमें बदला तो यहाँ पे यूज हो गया ये कोएंजाइम, यहाँ पे यूज हो गया ये एंजाइम, यहाँ पे यूज हो गया ये कोफैक्टर। समझ रहे हो मेरी बात कुछ? तो ये होता है उस वक्त, जब मैंने कल भी आपको बताया था, जब आप पेपर दे रहे होते हो तो उस वक्त एक तो आप सीधी, जैसे हम लोग जो आपको बताएंगे हम तो एक लाइन में लिख देंगे, देखो बुक जो होती है वहां पे तो एक लाइन में लिख देते हैं कि इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऐसे लिख देंगे, वहां पे तो फुल डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के बेसिस के ऊपर कि वो कितने मार्क्स का है, उसके अनुसार जो आपको लिखना होता है उस वक्त आपकी जो सोच होती है वो काम आनी होती है। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि उस तरह के जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने भी होते हैं, जब आएंगे तो फिलहाल जो आप पढ़ रहे हैं और जो आप स्टेप देख रहे हैं तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप वहां पे लिख देंगे। क्लियर होगी बेटा बात? तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें ताकि आपके मार्क्स कंप्लीट आ जाए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो पायरुवेट के जो 2 मोल हैं, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल को एंजाइम ए में, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक CO2 इवोल्व हो गई। फिर जैसे लिख रखा है हमने यहाँ पे 2CO2, 2CO2 इसलिए क्योंकि 2 मोल ऑफ पायरुवेट है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम है, एक होता तो एक ही CO2 इन्वॉल्व होती। तो 3 कार्बन कंपाउंड में से एक CO2 निकल गई, मीन्स 2 कार्बन कंपाउंड आपका आगे जाके बन गया। तो एसिटाइल को एंजाइम ए जो है एक 2 कार्बन कंपाउंड और 2 मोल इसके बन ही गए। मतलब जितने भी आगे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो आप आगे इसकी इन्वॉल्वमेंट क्रेब्स साइकिल में देखने वाले हैं, तो उसके दौरान जितने भी मोल्स बनेंगे आपके एनर्जी के, चाहे वो एटीपी की फॉर्म में हो, NADH या NADPH की फॉर्म में हो, तो आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे करके आप चलेंगे, तभी आप टोटल कैलकुलेट कर पाएंगे कि टोटल एनर्जी कितनी हुई प्रोड्यूस। ठीक हो गया बेटा? क्लियर हो गया ना यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से? उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये एसिटाइल को एंजाइम है जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 मोल्स इसके बन गए। क्रेब्स साइकिल के अंदर इसकी होगी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट। क्रेब्स साइकिल के अंदर जब इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर किस टाइप से होगी, क्या चलेगा, तो उसके दौरान बीच में क्या होगा, जब ये प्रोसेस चलेगी वो तो इन डिटेल हम देखेंगे ही। उसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में जाके थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्स। अभी स्टेप्स हम आपको बताने वाले हैं। थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्स वो बोलो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिट्रिक एसिड फॉलोड बाय ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पे, और दोबारा से वही एसिटाइल को एंजाइम के थ्रू। एक ये साइक्लिक प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल नाम इसलिए है बिकॉज इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस है यहाँ पे। और इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जितने भी मोल बनेंगे एटीपी के या NADPH के, वो जो एनर्जी वहां पे प्रोडक्शन होगी, जैसे NADPH बन गया तो वो ATP में कैसे हो कन्वर्ट, वो समझ पाएंगे हम इससे अगली स्टेप के अंदर। जो आगे हमने यहाँ पे लिख रखा है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, मतलब जिसके अंदर 2 पार्ट है, ETC एंड केमियोस्मोसिस, जो मैंने बताया था। फिर वहां पे जाके एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ, बोलो क्या, ATP, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक हो गया? तो ये कंक्लूजन सा था कुछ कि क्या कुछ होने वाला है इसमें। और मैंने बता दिया ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो फिर क्या होगा, आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे चल जाती है। और ये आपने पढ़ ही रखा है कि फर्मेंटेशन कहाँ किस किस टाइप से चलनी होती है। जैसे आपने देखा कि जब आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके दौरान भी जो आपके बॉडी टिश्यूज होते हैं जो वो थक जाते हैं, तो क्यों थक जाते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। फिर लैक्टिक एसिड का दोबारा से ऑक्सीडेशन होना होता है। ऑक्सीडेशन फर्दर कैसे हो, जब और ऑक्सीजन की सप्लाई हो, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि सेल की जो डिमांड होती है उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपके अगर उतनी इनपुट ना आए, उतनी ऑक्सीजन ना पहुंचे, तो फिर फैटिग होनी होती है। तो फिर फैटिग हो जाएगी, फिर आप रेस्ट करते हैं, रेस्ट के दौरान सेल की फिर उतनी डिमांड बन नहीं पाती, आप क्योंकि रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर कंटिन्यूअसली जैसे जैसे ऑक्सीजन सप्लाई आती है फिर लैक्टिक एसिड का दोबारा से ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर आपकी जो थकावट होती है बॉडी की वो फिनिश हो जाती है। थकावट किस वजह से होती है, क्योंकि वहां पे कौन डिपॉजिट हो जाता है, लैक्टिक एसिड, फिर वो दोबारा से हट जाता है, फिर फेटिगनेस फिर से खत्म हो जाती है। तो इस टाइप से एग्जाम में भी एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन से कंपाउंड के डिपोजिशन की वजह से हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर आती है फैटिग। तो इस टाइप से आप उसका जवाब दे देंगे। ठीक हो गया? ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो आपकी सेल होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी की स्टोरेज होनी होती है।
और यहाँ पे ये डिफरेंट पार्ट्स बता रखे होते हैं कि इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे जो अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलो मैट्रिक्स होता है। और जो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बन रही है आपको दिखाई दे रहा है उनको क्रिस्टी हम कह देते हैं। और यहाँ पे आपके जो मैट्रिक्स है यहाँ पे आपकी क्या चलनी होती है, बोलो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस चलनी होती है। अब वो साइकिल जिसे हम कह रहे हैं क्रेब्स साइकिल, वो चलेगी कैसे? अब इसका नाम क्या, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अभी आप देख पाएंगे कि ऐसा क्यों। उसके बाद इसका दूसरा जो आगे जो फर्दर स्टेप आपकी चलने वाली क्रेब्स साइकिल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। और इनिशियल बोलो कौन हो गया आपका, पायरुवेट। कहां से आया बोलो ये पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। फिर मैंने बताया था कि जैसे पायरुवेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस। एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो NADPH की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। और जो इंजाइम होगा यहाँ पे इन्वॉल्व बोलो कौन होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम होगा। प्लस आपके जैसे मैंने बताया सिलेबस के अंदर आपके कोई इंजाइम भी है, तो यहाँ पे बोलो कौन होगा आपका, TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट। प्लस में लाइपोइक एसिड और मैग्नीशियम आयन एज ए कोफैक्टर, ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर। ये आपको याद रखने हैं। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, ये भूलना मत आप नाम, यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर है। TPP आपके सिलेबस के अंदर है, तो वहां पे आएगा कि इसका रोल क्या है। तो आप बताएंगे एनर्जी प्रोडक्शन में इसका रोल है, फिर आप बताएंगे कहां पे है, तो आप ये स्टेप लिख देंगे वहां पे भी। देखो यहाँ पे इसके कन्वर्जन के दौरान आपके TPP की इन्वॉल्वमेंट होती है। आप है ना बेटा पीछे से जो बात कर रहे हो ना, तीनों खड़े हो ना, इसको छोड़ दो। इस क्या नाम आपका, तो आदित्य को छोड़ के आप दोनों। ये तो इसका नाम तो ध्यान है मेरे को, पीयूष जांगड़ा। आपका खड़े हो। क्लास में डिस्टरबेंस करना अच्छी बात नहीं है, नहीं है ना। देखो अगर आपका दिल नहीं कर रहा हो ना, अटेंडेंस मैंने लगा दी ना आपकी, आप बाहर जा सकते हो। अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपका तो आप बाहर जा सकते हो। अटेंडेंस के जो नंबर आपके लगने थे ना वो लग जाएंगे। और क्योंकि आप सीखोगे नहीं तो टेस्ट के तो नहीं लगेंगे। 5 नंबर का टेस्ट भी होता है, 2.5 नंबर की अटेंडेंस होती है डेली आके। वो यहाँ पे बैठ के आप अटेंडेंस कर सकते हो। और बैठोगे पता है कहाँ पे, तो वो गेट के बाहर उधर बिठा दूंगा मैं आपको। बाहर भी नहीं घूमने दूंगा आपको, तो उधर बाहर सामने उधर बिठाऊंगा। और जब आप बिल्कुल हो जाओगे ना कि हमने बातें कर ली अच्छे से, फिर आप दोबारा आ सकते हो यहाँ पे। ये था आपका पहला मौका अपने इस सेमेस्टर के अंदर, जो आपने आज ऐसा काम किया है। आगे से ऐसा काम आपका नहीं होना चाहिए। और दूसरे जो आप ये मीठे मीठे हंस रहे हो ना, देखो सारा सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। कोई भी काम जो होगा, समझ पा रहे हो ना आप सारी बातें। इसीलिए अब तो बैठ जाओ आप। अगली हरकत के बाद की तो आप बाहर हो जाओगे। अच्छे से बैठो ताकि आप दिखो यहाँ पे बिल्कुल सामने। नीचे छुप के नहीं बैठना आपको, स्ट्रेट होके बैठो, कमर सीधी। इतनी लंबी तो हाइट है आपकी, सीधे करके बैठोगे, छुपते नहीं है पीछे। तो मेरी देखो आप सभी स्टूडेंट से एक बार रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी बच्चा ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो। आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हमारा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपना नाम कटवा सकते हैं, लेकिन किसी और को डिस्टर्ब करके नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसके दौरान आपके जो पायरुवेट बना था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी आपके कोएंजाइम आपके यूज होंगे, आप उनको नाम को जरूर रखेंगे याद, क्योंकि वो दूसरे पार्ट में यूज होने वाले हैं। और उसकी एप्लीकेशन आप देख पाएंगे, प्रीवियस ईयर देखना आप क्वेश्चन पेपर, वहां पे आपको दिखेगा कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द थायमीन पायरोफॉस्फेट एंड अलोंग विद देयर एप्लीकेशन, ऐसे आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बता रहा हूं वहां पे एक लाइन में लिख दो या कुछ ऐसे लिख दो, इम्पैक्ट तो अच्छा होगा, वो आप खुद समझ पा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपकी एक, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसके दौरान अब होगा क्या, आपकी जो एसिटाइल को इंजाइम ए फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सा होगा इंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज, क्योंकि बनेगा यहाँ पे सिट्रेट, उसके बेसिस के ऊपर इंजाइम का रख दिया नाम। और इसके दौरान बोलो क्या होगा, H2O यूज होगा और बनेगा क्या, कोएंजाइम में। ये इसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी यहाँ पे। अब जो सिट्रेट बन गया ये फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, सिस एकोनिटेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोडक्शन बोलो यहाँ पे किस चीज की हो जाएगी, वाटर की। और इंजाइम बोलो कौन होगा, एकोनिटेज। इसके बाद जो सिस एकोनिटेज
जो यहाँ पे एकोनिटेज जो एंजाइम यूज हुआ और सिस एकोनिटेट जो यहाँ पे बन गया, आपने देखा इस स्टेप के अंदर यहाँ पे वाटर की प्रोडक्शन हुई थी, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल बना वो दोबारा से यूज अप हो गया यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, बोलो कौन, एकोनिटेज, सेम एंजाइम यहाँ पे। और फर्दर क्या बन गया यहाँ पे, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट जब नाम लिख दिया तो पता चलता है जरूर उसका आइसोमर ही होगा। उसके बाद अब जो आइसोसिट्रेट है जब ये कन्वर्ट होगा फर्दर आगे अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर, तो अब यहाँ पे एक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट जैसे आपको दिख रहा है कि आइसोसिट्रेट को आप डायरेक्ट क्या लिख, आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। या अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो क्या होगा, आइसोसिट्रेट पहले किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ऑक्सैलोसक्सिनेट में, और फर्दर अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। और इसके दौरान जब आइसोसिट्रेट ऑक्सैलोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, लेकिन वो किसकी फॉर्म में ही होगी, यहाँ पे NADH की फॉर्म, NADPH की फॉर्म के अंदर। और उसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट जब फर्दर कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर, तो यहाँ पे CO2 इवॉल्व होगी, एंजाइम का नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलेज, और आपका बोलो कौन बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। उसके बाद अल्फा कीटो जो ग्लूट्रेट है ये फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर, दोबारा से एनर्जी की प्रोडक्शन होगी NADPH की फॉर्म के अंदर, और एंजाइम इसी जो सबस्ट्रेट था उसके बेसिस के ऊपर अल्फा, बोलो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, CO2 की प्रोडक्शन हो जाएगी। और जो प्रोडक्ट बोला आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे कौन बना था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये फर्दर कन्वर्ट होगा सक्सिनेट के अंदर, और एंजाइम कौन होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। आप ध्यान रखें ई के बाहर सर्कल जरूर लगाना, कोएंजाइम में दोबारा से प्रोड्यूस, और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो GTP की फॉर्म में होगी। उसके बाद जो सक्सिनेट है ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट के अंदर, और यहाँ पे दोबारा से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो कौन किसकी फॉर्म में होगी, FADH2 की फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 NADPH जो होता है वो 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है, ऐसे ही जो 1 FADH2 होता है ये 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है। जब हम एनर्जी की प्रोडक्शन देखेंगे टोटल ATP कितनी हुई प्रोड्यूस, तो जो कन्वर्जन हमें करना होता है तो सिर्फ ये दो ही बात है आपके पूरे जो आपको ध्यान रखनी है। देखो ATP तो ATP है ही, और दूसरी बात क्या ध्यान रखना, NADPH या NADH वो किसके इक्विवेलेंट, 3 ATP के इक्विवेलेंट। और एक चीज जो आपको यहाँ पे अब सीखनी पड़ी, याद रखनी पड़ी, वो क्या, कि 1 जो FADH2 होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 ATP के इक्विवेलेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो फ्यूमरेट है, यहाँ पे एंजाइम कौन हुआ था यूज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपने देखा सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्यूमरेट के अंदर। अब जो फ्यूमरेट है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फ्यूमरेज बाय यूजिंग वन मोल ऑफ, बोलो क्या, H2O। मैलेट फर्दर अब कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर बाय यूजिंग द एंजाइम, बोलो कौन, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, और दोबारा से एनर्जी की प्रोडक्शन होगी NADPH की फॉर्म के अंदर। और ऑक्सैलोसक्सिनेट जो यहाँ पे बना दोबारा से साइक्लाइजेशन में हो जाएगा वो इन्वॉल्व, बोलो क्या, सिट्रेट एंड सो ऑन। इसलिए ये जो है एक साइकिल बन गई, दी किसने, क्रेब साइंटिस्ट का नाम, क्रेब साइकिल आपकी कहलाती है। आपने जो ये पूरी की पूरी साइकिल है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कोई साल ऐसा नहीं जब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना आता हो, कोई साल ऐसा नहीं, हर साल का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, ये ट्रेंड रहा है अब तक का कि कैसे भी दें इसको घुमा फिरा के, लैंग्वेज बदल देंगे क्वेश्चन की, लेकिन पूछी जा रही है यही चीज। डायरेक्ट आ जाए, एक्सप्लेन क्रेब साइकिल, एक्सप्लेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, explain the cycle in which the pyruvate undergo many steps and converted into, बोलो क्या, oxaloacetate, ऐसे कह दें। What is the second step of the energy production process in presence of oxygen? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलने वाली एनर्जी प्रोडक्शन की सेकंड स्टेप क्या है, पहली स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस थी, तो सेकंड स्टेप आपकी क्या हो गई यहाँ पे, वो आपकी हो गई क्रेब साइकिल।